पटना के जगजीवन राम संसदीय संस्थान में भारत तिब्बत मैत्री की ओर से पूर्वी भारत का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। एक सेमिनार 2 दिवसीय। इस मौके पर भारत तिब्बत मैत्री संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां उपस्थित हुए थे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भारत तिब्बत मैत्री संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो जेएनयू के समाजशास्त्री और वरिष्ठ प्राध्यापक रहे हैं। उनसे भारत तिब्बत मैत्री और जो वर्तमान तिब्बत की समस्या है उसको लेकर बातचीत की और यह बातचीत का जो अंश है आज भारत के जाने माने समाजशास्त्री, जेएनयू के वरिष्ठ प्राध्यापक और हम लोगों के गुरु, जिनसे हम लोगों ने तिब्बत के बारे में जाना। एक जमाना रहा होगा जब नेहरू और लोहिया, जयप्रकाश और जैसे बड़े नेता, जिसमें जननायक कर्पूरी ठाकुर जो हम लोगों के सामने अभी यहाँ दिख रहे हैं, उनका एक तस्वीर भी लगी हुई है। तो उनका जमाना था जब बच्चा बच्चा तिब्बत को जान रहा था और चीन ने जो 62 में आक्रमण किया था भारत पर, और भारत के आक्रमण के कारण जो भारत की स्थिति हुई थी, और आज जब बच्चा बच्चा के हाथ में चीनी खिलौना है और चीनी भारत जिस तरह से एक आर्थिक गुलामी में रहा है चीन के कारण, हर आदमी के पास कोई ना कोई चीन का सामान है। ऐसे में आप लोगों की पीढ़ी अब खत्म होने वाली है। नई पीढ़ी जो बीच की पीढ़ी थी उसमें उतनी संवेदना, उतनी चिंता अपने देश को लेकर या चीन की समस्या को लेकर नहीं रही। तिब्बत को लोग भूल रहे हैं। ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो ये नवंबर का महीना है। आज से 62 साल पहले 20 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर तक हिमालय की ऊंचाइयों पर चीनी हमले के कारण हिंदुस्तान का खून बहा था। हजारों लोग शहीद हुए थे। उन सबको श्रद्धांजलि देने का समय है। उनकी कुर्बानी से असम बचा, अरुणाचल बचा, लद्दाख बचा। दूसरी बात यह है कि किसी भी देश की अपनी कुछ समस्याएं होती हैं जो हमको विरासत में मिलती है, और नई पीढ़ी की जिम्मेदारी होती है कि अपनी विरासत में आए समस्याओं को सुलझाए। हमारी पीढ़ी एक पराजित पीढ़ी है जिसको चीन के हमले के शिकार भारत से जो एक शर्म का और एक डर का माहौल था उससे मुक्ति दिलाने की चुनौती हमारे ऊपर नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश, लोहिया की पीढ़ी ने दिया था। हम उस चुनौती को पूरा नहीं कर पाए। जैसा आपने कहा, आज चीन हमारे बाजार में छाया हुआ है, हमारे विचार में छाया हुआ है, हमारी सरकार में छाया हुआ है। लेकिन जो सबसे दुख की बात यह है कि गलवान घाटी यानी लद्दाख में चीन ने 4000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन पर फिर कब्जा कर लिया, और उस पर भारत के प्रधानमंत्री सच बोलने से कतरा रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री शब्दों की बाजीगरी कर रहे हैं, और भारत के रक्षा मंत्री हवा में अपने बयान जारी कर रहे हैं। हम आज इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि भारत की रक्षा के लिए जो भी ज़रूरी सजगता है वो बनाई जाए। बिना सरोकार और सजगता के सक्रियता नहीं हो सकती है, और आप जैसे सोशल मीडिया के सहयोगियों की मदद से हम भारत की सीमाओं की और सुरक्षा का सच सामने रखना चाहते हैं, जो 1962 से चला आ रहा है और जिसको गलवान घाटी लद्दाख में हस्तक्षेप करके चीन ने और भयानक बना दिया। पिछले 2 दिन से जगजीवन राम शोध संस्थान और भारत तिब्बत मैत्री संघ की मदद से पूर्वी भारत के तिब्बत मित्रों का एक संवाद हुआ है, जिसने हमारा कुछ मार्गदर्शन किया है, और हम एक नया प्रकाश लेकर के भारत और तिब्बत की मैत्री को मजबूत करने के काम के लिए आगे बढ़ेंगे। दलाई लामा जी का जो संदेश है वो भारत
में जो भारत को गुरु मानते हैं और नई पीढ़ी जिस तरह से नई पीढ़ी जिस तरह से दलाई लामा जी के बारे में अवगत होना चाहिए, खासकर जो आने वाली पीढ़ी है हमारी, उसको हम लोग किस तरह से पहुंचाएं और किस तरह से भारत तिब्बत मैत्री संघ और जो हमारा एग्जाइल सरकार है तिब्बत का, वह मिलकर इस काम को आगे बढ़ाने जा रहा है, रूपरेखा है, तो वह बताने की कृपा करेंगे। आपने बहुत अच्छा प्रसंग उठाया है। परम पावन दलाई लामा इस समय विश्व के श्रेष्ठतम शिक्षक हैं, जो दुनिया में सहयोग, सद्भाव, शांति और प्रगति के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनके अपने देश की आज़ादी खत्म हो चुकी है, उनके अपने देश से उनको निष्कासन की विवशता है, लेकिन फिर भी वो चीन की आम जनता का भला चाहते हैं। चीन की वो आलोचना नहीं करते हैं, वो सिर्फ इतना कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इस संसार में हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना सीखना पड़ेगा। हम और चीज़ें तो चुन सकते हैं, अपना पड़ोसी नहीं चुन सकते। तिब्बत का ये सच है कि एक तरफ भारत उसका पड़ोसी है, जिससे उसको बुद्ध का रास्ता दिखाई पड़ा, वो भारत को अपना गुरु देश मानते हैं, और दूसरी तरफ चीन उनका पड़ोसी है, जो कई हजार साल से उनके पड़ोस में रह रहा है, लेकिन उसे कोई खास घनिष्ठता नहीं है। दलाई लामा का इस समय ये प्रयास है कि दुनिया के जो 3 बड़े सरोकार हैं, एक है भूख, दूसरी है अन्याय और तीसरा है पर्यावरण, इसके लिए नई पीढ़ी की जो बेचैनी है उसका सम्मान किया जाए और पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के सहयोग से दुनिया में पर्यावरण के संकट को, अन्याय के संकट को और भूख के संकट को संबोधित किया जाए। वो चीन से युद्ध नहीं चाहते, वो भारत का अहित नहीं चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि चीन से युद्ध के बिना भारत का हित बचाते हुए तिब्बत की रक्षा की जाए। इससे सुंदर कोई और सपना नहीं हो सकता है। ये भी खुशी की बात है कि नई पीढ़ी राष्ट्रीय सुरक्षा के सरोकारों को लेकर के तो उतनी सजग नहीं है, लेकिन पर्यावरण को लेकर के अपनी पिछली पीढ़ियों से ज़्यादा सजग है, और स्वतंत्रता को लेकर के भी औसत नए पीढ़ी के लड़के लड़कियां हमारी पीढ़ी के लड़के लड़कियों से ज़्यादा सक्रिय हैं। इन्हीं दोनों बातों को मिला करके हमको आशा है कि तिब्बत एक दिन आज़ाद होगा, और उसकी संस्कृति की रक्षा के लिए जो तिब्बती लोग प्रवास में हजारों की तादाद में अभियान चला रहे हैं, उसमें हम सब के विनम्र सहयोग से एक दिन सफलता मिलेगी। अंतिम सवाल कि हम जब बाहर जाते हैं बुद्ध को याद करते हैं, जब हम विदेश में होते हैं तो हमको बुद्ध याद आते हैं, और भारत में जिस तरह से भारत की सरकार और भारत के लोग बुद्ध को भूल रहे हैं, इस बारे में आपकी एक छोटी सी टिप्पणी चाहेंगे। ये मनोविज्ञान की समस्या है। आप जिस चीज़ को मना करेंगे उस चीज़ को करने की हमारी प्रवृत्ति होगी। सारी दुनिया भोगवाद के कारण संकटग्रस्त हो रही है, और बुद्ध 2600 साल पहले, ईसा मसीह 2000 साल पहले, हजरत मोहम्मद 1400 साल पहले और महात्मा गांधी 100 साल पहले कहते कहते थक गए, लेकिन हम भोगवाद से अपने को अलग नहीं कर पा रहे। लेकिन जैसे छोटा बच्चा होता है, मना करिए लेकिन गर्म पानी या दूध के बर्तन में हाथ डालेगा ही, लेकिन जब हाथ डालेगा और हाथ जलेगा तो अपनी माँ के पास रोता हुआ आएगा, और फिर अगले कई बरस वो गर्म पानी या गर्म दूध को देखते ही समझ जाएगा। ऐसे ही भोगवाद से दुनिया संकटग्रस्त है, और हमें आशा करनी चाहिए कि दलाई लामा के मार्गदर्शन में हम जो अब भोगवाद के परिणामों से जूझ रहे हैं, जिसमें प्रदूषण है, रोजगार विहीनता है, दुनिया में बढ़ रही गैर बराबरी है, संपत्ति का संचय है, उसमें से बाहर निकलने का रास्ता खोजेंगे। और जब रास्ता खोजेंगे तो गांधी मार्ग उनके लिए एक सहज सुगम माध्यम मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत धन्यवाद।